हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी 1.0 पर चल रहा एक खास सीरीज जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, जिसमें हम लोग संघीय कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव की शुरुआत की थी और बहुमत पे चर्चा की थी। तो बहुमत की चर्चा जो थी वो एक बेसिक चर्चा थी। आज हम लोग वास्तविक रूप से चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियां कौन कौन सी। तो आइए बिना समय गंवाते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब संघीय कार्यपालिका की बात होती है तो शीर्ष पे अगर कोई बैठा हुआ व्यक्ति है इस संघ में तो उनका नाम है राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति, जो संघीय कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। लेकिन ये वास्तविक प्रमुख होते हैं कि नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन हम लोग इस विषय में संवैधानिक स्थितियों को जानेंगे। तो अनुच्छेद 52 जो है यहां से शुरुआत होती है। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिससे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, यानी अनुच्छेद 52 का जो प्रावधान है इससे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भारत गणराज्य का एक ही राष्ट्रपति होगा, यानी जो भारत हमारा देश है इसका एक ही राष्ट्रपति होंगे, दूसरा कोई राष्ट्रपति नहीं हो सकता है, यानी एक ही व्यक्ति कोई राष्ट्रपति के पद पे बैठेगा। दूसरी बात है कि इस अनुच्छेद से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो देश का संवैधानिक तंत्र है वो बगैर राष्ट्रपति के नहीं रह सकता है, यानी देश की संवैधानिक तंत्र को चलाने के लिए राष्ट्रपति की सख्त आवश्यकता है। यह हम लोग अनुच्छेद 52 के प्रावधान से समझते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 53 जो है वह कहता है कि राष्ट्रपति को संघ कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में घोषित करता है। इस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत संघ की समस्त शक्तियां, यानी संघ की समस्त कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ के द्वारा करेंगे। अनुच्छेद 53 यह घोषित कर देता है कि जो यूनियन है, जो संघ है, भारतीय संघ है, उस संघ की जितनी कार्यपालक शक्ति होगी सब राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी और इसका प्रयोग, यानी जो यह कार्यपालक शक्तियां है, कार्यपालिका में आप लोग को पता होना चाहिए प्रशासन वगैरह सब कुछ आता है, तो इसका प्रयोग वो खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, संवैधानिक संबंध में, कार्यपालक शक्ति के संदर्भ में अगर कोई सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 53 को पढ़े तो उसके मन में एक गलत अवधारणा का विकास होगा जो राष्ट्रपति के संदर्भ में है। इसके लिए अनुच्छेद 74 को जोड़कर, यानी आर्टिकल 74 को जोड़कर एक साथ पढ़ा जाना बहुत जरूरी है अगर वास्तविक शक्ति को समझना है। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति, यह तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि संवैधानिक स्थिति जो राष्ट्रपति की है वो जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ केवल अनुच्छेद 53 पढ़ेगा तो उसके मन में एक राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में गलत तस्वीर उभरने की संभावना है। भारत गणराज्य की जो राष्ट्रपति की वास्तविक संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए अनुच्छेद 53 के प्रावधानों को अनुच्छेद 74 के प्रावधानों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि अनुच्छेद 74 क्या है, यानी आर्टिकल 74 क्या है। आर्टिकल 74 यह कहता है कि एक मंत्री परिषद होगा और इसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा और यह मंत्री परिषद राष्ट्रपति के कार्यपालक शक्तियों के प्रयोग में सलाह और सहायता प्रदान करेगा, खासकर कार्यपालक शक्तियों के प्रयोग में। यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि जो भी राष्ट्रपति जी कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करेंगे वह मंत्री परिषद के सलाह से करेंगे, यानी प्रधानमंत्री के सलाह और सुझाव से करेंगे। मंत्री परिषद का मतलब होता है प्रधानमंत्री। जब तक प्रधानमंत्री जी को संसद में विश्वास प्राप्त है तब तक मंत्री परिषद का अस्तित्व होता है। जब प्रधानमंत्री
संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में अपना विश्वास खो देते हैं तो मंत्रिपरिषद भी समाप्त हो जाता है। तो किससे, यानी जितनी भी कार्यपालक शक्ति है सबका प्रयोग वह प्रधानमंत्री के सुझाव से करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो था ये था कि सुझाव जो देंगे, सलाह जो देंगे, वह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं थे। और इसको लेकर इंदिरा गांधी को बीबी गिरी ने काफी परेशान किया था। कुछ ऐसे प्रावधान को संविधान में जोड़ना चाहती थी या ऐसे शक्ति का प्रयोग करना चाहती थी इंदिरा गांधी, जिसको बीबी गिरी ने खारिज कर दिया और कहा कि यह कार्य हम नहीं कर सकते। तो इंदिरा गांधी तो देश की भली आयरन लेडी थी। आपको पता होगा कि जो देश में इमरजेंसी को लगा सकता है, आपातकाल को लगा सकता है, वह कोई एक बहुत शक्तिशाली निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही होगा। तो इन परेशानियों से निपटने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जब इमरजेंसी का दौर चल रहा था देश में, तो 42वां संविधान संशोधन कर दिया और इसके माध्यम से क्या किया कि अनुच्छेद 74 में बदलाव कर दिया। और बदलाव के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राष्ट्रपति जी को मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता से ही कार्यपालक शक्तियों के प्रयोग के लिए बाध्य किया गया। यानी जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है उनको यह बाध्यकारिता उन पर हो गई, वह बाध्य हो गए कि जो मंत्रिपरिषद सलाह दिया है उसे आपको मानना ही होगा। आगे हम लोग संसद पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कैसे सरकारी विधेयक पे राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस चीज की चर्चा हम लोग आगे जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो वहां पे करेंगे। देखिए अभी फिलहाल समझिए कि राष्ट्रपति को कार्यपालक शक्तियों के प्रयोग के लिए बाध्य बना दिया गया कि आप पे बाध्यकारिता है कि आप जो मंत्रिपरिषद सलाह देगा यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आपको सलाह मुहैया करवाएगा उसे आप मानने के लिए बाध्य होंगे। अब देखिए तो इमरजेंसी के दौर में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अब इसमें हुआ क्या कि नाहले पे दहला हो गया और इंदिरा गांधी की सरकार चुनाव हार गई, यानी उनको बहुमत नहीं मिला जब 1977 के चुनाव हुए। तो जब 1977 के चुनाव में बहुमत नहीं मिला इंदिरा गांधी को, तो जो हमारे मोरारजी देसाई थे वह प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे और उन्होंने यह तय किया कि जितनी इंदिरा गांधी ने संविधान में फेरबदल किया है सबको हम सही करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी 42वें संविधान संशोधन से कुछ अच्छे भी प्रावधान थे जिसको संविधान में जोड़ी थी, उसे हटा पाना संभव नहीं हुआ, जिसलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से आज भी जाना जाता है। तो वो तो हम लोग समझेंगे एक अलग क्लास में कि 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ, उस पर एक लेक्चर मेरी होगी। लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि 42वां संविधान संशोधन के प्रति उत्तर में क्या हुआ। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ और राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति को संसदीय प्रणाली के केंद्र बिंदु में स्थित प्रधानमंत्री पर प्रभाव पड़ा। यानी जो ये दोनों संशोधन हुए 42वां और 44वां, इससे संवैधानिक स्थिति में प्रधानमंत्री को ही मजबूती मिली। लेकिन जो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ जो राष्ट्रपति की खोई हुई गरिमा को थोड़ी सी वापस कर दिया। अब देखिए जब 42वां संविधान संशोधन हुआ देश में, यानी जब राष्ट्रपति जी को बाध्य बनाया गया मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए, तो देश में इसका काफी आलोचना भी हुआ और काफी समर्थन। राजनीतिक विज्ञान के कुछ विशेषज्ञों ने इसके समर्थन में कहा कि भारत गणराज्य में यानी भारत देश में संसदीय शासन प्रणाली लागू है और संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक हेड यानी यूनियन का, संघ का वास्तविक हेड प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और नाम मात्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। तो जो यह 42वां संविधान संशोधन से प्रावधान किया गया है यह कोई गलत नहीं है, यह सही प्रावधान है और इसके विषय में तर्क दिया उन्होंने कि देश में संसदीय शासन प्रणाली लागू है। जबकि जो लोग 42वें संविधान संशोधन की आलोचना कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रपति की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए यह संविधान संशोधन गलत है
और असंवैधानिक है, इसे नहीं करना चाहिए। लेकिन 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ, फिर सरकारें बदली, और आपको जब पता है कि जब सरकारें बदलती है तो पुरानी सरकार के नीतियों का अवलोकन करती है। जैसे जब मनमोहन सिंह की सरकार बदली 2014 में और नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो उनके सारी नीतियों का अवलोकन किया और जो नीति में फेरबदल करना था उन्होंने किया। जैसे राफेल वाले मुद्दे में फेरबदल कुछ किया गया था, तो वह फेरबदल होती रहती है नीतियों में। तो मोरारजी देसाई की सरकार ने यह तय किया कि अब हम इसके प्रति उत्तर में क्या करेंगे कि 44वां संविधान संशोधन करेंगे और राष्ट्रपति की खोई हुई गरिमा को वापस करेंगे। तो देखिए क्या किया गया कि 1978 के 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 74 में बदलाव किया गया। राष्ट्रपति पद की जो गरिमा नष्ट हुई थी उसको पुनः बहाल करने का प्रयास किया गया। इस संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के पास मंत्री परिषद की एक बार, मंत्री परिषद की जो सलाह होगी उसको एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने की विकल्प होगा। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यह जो पुनर्विचार का विकल्प है इससे फायदा क्या है, हम आपको आगे बताएंगे। परंतु मंत्री परिषद पुनर्विचार के उपरांत अगर वही मतलब जो सेम बिल भेजा गया है, जो सेम सलाह भेजा गया है राष्ट्रपति जी को, अगर वह सलाह सेम रिटर्न कर देती है मंत्री परिषद पुनर्विचार के बाद, तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होंगे। यही फेरबदल किया गया 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब देखिए आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति कौन सी बड़ी शक्ति है, इससे भला क्या फर्क पड़ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इससे फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, खास तौर पे आज के सोशल मीडिया और मीडिया के जमाने में। अब देखिए, तो अगर राष्ट्रपति जी एक बार इस किसी मंत्री परिषद के विचार को पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं तो तुरंत ही, आज के दौर में यह काफी प्रभावित है, तो तुरंत टीवी डिबेट शुरू हो जाएगा कि राष्ट्रपति ने इस सलाह को क्यों वापस किया, वो अपने विवेक से फैसला लेकर इसे कैसे वापस किए, इसमें क्या खामी है कि भारत के राष्ट्रपति जो संविधान के शपथ लेते हैं वह इसको लौटाए हैं पुनर्विचार के लिए, और डिबेट शुरू हो जाएगी। और जब डिबेट शुरू हो गई तो या तो उस नीति को काफी अच्छा बनाया जाएगा क्योंकि देश में चर्चा होगी, चाय पे चर्चा शुरू हो जाएगी, टीवी डिबेट पे चर्चा शुरू हो जाएगी, गली मोहल्लों में चर्चा शुरू हो जाएगी, हर जगह पे चर्चा होने लगेगी। तो क्या होगा कि उस नीति को अच्छी नीति बनाई जा सकती है। लेकिन अगर आप लोग के मन में एक और प्रश्न उठ रहा हो कि अगर फिर दोबारा उसी सलाह को मंत्री परिषद रिटर्न कर दे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं। तो आज के इस ट्विटर के जमाने में राष्ट्रपति जी मात्र इतना ट्वीट कर दें कि आपके प्रधानमंत्री संविधान को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, जब वह अगली बार आप लोगों के समक्ष चुनाव में जाएंगे तो इसका जवाब उनसे जरूर पूछिएगा। और आपको पता है कि इस चीज का प्रभाव इतना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रपति दो चीजों पे, देश के सभी लोगों का कहीं विश्वास हो या ना हो, दो जो संस्था है, जो दो पद है, उस पे देश के सभी लोगों का विश्वास होता है, एक न्यायपालिका और दूसरा भारत के राष्ट्रपति। इन दोनों पे सबका विश्वास होता है क्योंकि राष्ट्रपति संविधान की शपथ लेते हैं। आगे हम लोग राष्ट्रपति की शपथ पढ़ेंगे भी। तो जो यह आधार होगा, इस आधार पे क्या होगा, डिबेट शुरू हो जाएंगे और प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जब जनता के समक्ष राष्ट्रपति जी मात्र इतना ट्वीट कर दें तो अगली बार जनता क्या होगी, सरकार में बैठने नहीं देगी उस पार्टी को। तो आज के दौर में तो यह जो शक्ति है, यह जो पावर है, वह काफी प्रभावशाली हो गया है। तो यह तो है राष्ट्रपति की शक्ति कि राष्ट्रपति वास्तविक रूप से देश का हेड नहीं होते हैं। वास्तविक हेड देश का कौन होता है, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, और नाम मात्र का प्रमुख देश का कौन होता है,
राष्ट्रपति होते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 78 की हम लोग चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 78 भी राष्ट्रपति के कार्यपालक शक्तियों के विषय में एक बहुत अच्छा अनुच्छेद है। अब देखिए यह हमारे प्रेसिडेंट हो गए और इधर हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो ये प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का काम करता है, यानी जो संचार के साधन का कार्य करते हैं, उनका नाम है प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति जी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद के सलाह को राष्ट्रपति जी तक पहुंचाना प्रधानमंत्री का कार्य। अगर राष्ट्रपति जी द्वारा कोई सूचना मांगी जाती है तो उसे मुहैया करवाना प्रधानमंत्री जी का काम है। अगर कोई बिल लाना है, कोई विधेयक लाना है, तो उसके संदर्भ में भी सूचना उपलब्ध करवाना राष्ट्रपति जी को प्रधानमंत्री का कार्य है। अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी कोई सूचना मांगी जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो प्रधानमंत्री जी को सूचना उपलब्ध कराना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। तो आप लोग राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद के बीच में जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यानी जो संचार के साधन का कार्य करते हैं वह कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। इस चीज को आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे और ऊपर भी जो चर्चा हुई है उसे समझ गए होंगे। अगर कोई प्रश्न होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगले चर्चा में हम लोग उसकी पुष्टि करेंगे और उसका हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब देखिए जो अनुच्छेद 78 है यानी आर्टिकल 78 का जो हम लोग 78 का जो बात कर रहे हैं, यह क्या कहता है कि राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद के बीच में संवाद तंत्र के केंद्र में प्रधानमंत्री को स्थापित करता है। इस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप में प्रशासन संबंधी एवं प्रस्तावित विधान संबंधी मामलों में राष्ट्रपति को जानकारी दे, सूचित रखे। यदि कोई विशेष जानकारी राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए तो उसे राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाए। जो हम आप लोगों को पीछे बता चुके हैं कि जितना भी सूचना राष्ट्रपति जी के द्वारा मांगी जाती है या राष्ट्रपति जी को सूचना देता है, तो यह प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि वह राष्ट्रपति जी को सूचना मांगने से पहले ही राष्ट्रपति जी को सूचना उपलब्ध करवा दी जाए प्रधानमंत्री के द्वारा। यानी जैसे मान लीजिए कि मैं अगर राष्ट्रपति के पद पे बैठा हूं और आप प्रधानमंत्री के पद पे हैं, तो नाम मात्र के तो प्रमुख हम हैं और वास्तविक प्रमुख आप हैं। लेकिन अगर हम नाम मात्र के ही प्रमुख हैं, अगर और देश का सबसे सर्वोच्च पद भी राष्ट्रपति जी का होता है, तो हमारी गरिमा आप स्थापित करने के लिए अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व है, यह आपका कर्तव्य है कि हमारे सूचना मांगने से पहले आप हमको उपलब्ध करवा दें। तो यही राष्ट्रपति जी का क्या है, सूचना मांगने का एक अनुच्छेद 78 व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति जी को हर चीज के बारे में, देश की हर गतिविधि के बारे में सूचना उपलब्ध करवाई जाए। और यह करवाने का दायित्व यह सूचना उपलब्ध करवाने का दायित्व किसका होगा? प्रधानमंत्री का होगा। अब देखिए जब हम लोग अनुच्छेद 78 की उदार व्याख्या करते हैं तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि संघ कार्यकलाप में यानी जो संघीय कार्यकलाप है उसमें अंतिम रूप से निर्णय लेने की शक्ति प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन निर्णयों के संबंध में पूरी जानकारी रखने की शक्ति राष्ट्रपति में को है। यानी जितने भी निर्णय लिए जाएंगे अंतिम रूप से, वह सभी निर्णय तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिया जाएगा, लेकिन जितने निर्णय के संबंध में जानकारी होगी वह सभी निर्णयों के संबंध में जानकारी रखने का अधिकार किनका है? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 78 यह अधिकार देता है। अब देखिएगा इसमें एक पेचीदगी और है। जो अनुच्छेद 78 है ना, इसमें उल्लेखित राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य पारस्परिक संबंध का स्वरूप और जीवंतता इस बात पर निर्भर करता है कि इन दो पदों पर आसीन व्यक्तियों का व्यक्तित्व और कार्य संस्कृति में आस्था कैसी। यानी
जो लोग बैठे हुए हैं इस पद पे, राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के, इन लोगों के व्यक्तित्व पर और कार्य संस्कृति पर निर्भर करता है कि कैसे देश का यानी अनुच्छेद 78 का प्रयोग होगा, कैसे देश के संबंध में राष्ट्रपति जी को सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी और कैसे नहीं करवाई जाएगी। अब देखिए, हम आपको एक चीज बताते हैं, जो ये सभी कार्य होते हैं ना, ये प्रधानमंत्री पे निर्भर करता है। आप लोगों को इस संदर्भ में हम 3 प्रधानमंत्रियों की चर्चा करेंगे। एक प्रथम प्रधानमंत्री जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे प्रधानमंत्री और जो हैं वो अटल जी की चर्चा करेंगे। सेकेंड नहीं थे, यह 1998-97 के दौर के प्रधानमंत्री हैं, फिर इनका कई बार मतलब ये देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनका जो अंतिम कार्यकाल था 1999 से 2004 था, जिसमें इनको राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला था। और फिर हम लोग अभी प्रेजेंट यानी मोदी जी की चर्चा करेंगे। अब देखिए, और हाँ, मैं आप लोग से एक निवेदन करना चाहता हूं इस चर्चा को करने से पहले कि आप लोग मेरे राजनीतिक व्यक्तित्व में, मैं राजनीतिक किस पार्टी का समर्थक हूं, किस पार्टी का आलोचक हूं, इसकी तय न करें। क्योंकि मैं अगर राज्य व्यवस्था पे चर्चा कर रहा हूं तो मैं इस समय आप लोगों को समझाने के लिए जो भी उदाहरण उपयुक्त होगा उन सभी उदाहरणों का मैं प्रयोग करूंगा। मेरा किसी के आस्था पे कोई चोट पहुंचाना कार्य नहीं है। अब देखिए, का उद्देश्य मतलब किसी की आस्था पे कोई चोट पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। देश में अन्य विभिन्न पार्टियां हैं और किसी की आस्था विभिन्न पार्टियों में हो सकती है, लेकिन अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं, इस चर्चा को देख रहे हैं, तो एक संविधान के विद्यार्थी होने के नाते इस चर्चा को आप देखेंगे और समझेंगे। जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत किया। उन्होंने मतलब अपने जो इलेक्शन के लिए जो राजेंद्र प्रसाद को जो मतलब नॉमिनेशन देना था, और उसमें आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी चुनाव लड़ने के लिए आपको एक व्यक्ति का जरूरत पड़ता है जो कम से कम आपको नॉमिनेट करे कि हम इनको राष्ट्रपति के रूप में अग्रणी भूमिका यानी राष्ट्रपति के लिए इनको तय करते हैं। तो जब हमारे नेहरू जी को प्रथम बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। और आपको पता होना चाहिए कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष होने के नाते वह संविधान के सभी पेचीदगियों से वाकिफ थे। तो उन्होंने विभिन्न मुद्दों पे नेहरू जी को काफी परेशान किया था। जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो या भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारे का जो मामला था उस आंदोलन के संबंध में मुद्दा हो या विभिन्न मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने सूचना मांग मांग कर जवाहरलाल नेहरू को तंग कर दिया था। कई बिल तो ऐसे थे जिस पर राजेंद्र प्रसाद ने साइन ही नहीं किया, बोला कि यह बिल गलत है, हम इसमें साइन नहीं करेंगे, इस पे हम वीटो शक्ति का प्रयोग करेंगे अपने। फिर भी जब दूसरे बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला नेहरू जी को तो उन्होंने फिर से राजेंद्र प्रसाद का ही नाम लिया और कहा कि राजेंद्र प्रसाद ही देश के राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि वो अगर संविधान जानते हैं तो अगर मैं प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हूं तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है, यानी संविधान को कंट्रोल करने की संभावना कम हो जाती है। अगर मंत्रिपरिषद के द्वारा कुछ उटपटांग या गलत निर्णय भी लिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दिया जाएगा, जिससे देश की जनता पे संसद का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सभी चीजों का उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हवाला दिया, जबकि मंत्रिपरिषद नाराज था राजेंद्र प्रसाद से कि इतनी सूचना मांगते हैं कि राष्ट्रपति भवन का हम लोग को चक्कर काटते काटते जूते खींच जाते हैं। मतलब उस समय के जो पार्टी के लोग थे, मंत्रिपरिषद के लोग थे, उन लोगों का मानना था यह। लेकिन नेहरू ने कहा कि नहीं, देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही। तो ऐसे थे नेहरू। फिर उन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी के दौर है, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रपति का चुनाव किया था
वह बीबी गिरी का जब वो राष्ट्रपति बने, तो बीबी गिरी के समय में क्या हुआ था कि राष्ट्रपति जब चुनने का मौका आया जब इंदिरा गांधी को, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने नीलम संजीवन रेड्डी को मनोनीत किया। नीलम संजीवन रेड्डी राष्ट्रपति पद के कांग्रेस के लिए उम्मीदवार होंगे। यह उस समय का दौर है जब कांग्रेस पार्टियों में ही मतभेद शुरू हो गई थी इंदिरा गांधी को लेकर के, जिसमें दो धारा बट गया था, एक धारा मोरारजी के नेतृत्व में और एक धारा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। और उस समय का दौर ऐसा था कि जिसे गूंगी गुड़िया कहा गया, छवि थी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री से पहले उन्हें कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ लोग थे उन्हें गूंगी गुड़िया कह के बुलाते थे कि यह तो कुछ बोलती ही नहीं है, अगर यह राष्ट्रपति बन जाएगी तो उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष का मानना था कि यह हमारे हिसाब से नियंत्रित होगी और कार्य करेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने तो ऐसा किया ही नहीं। अब समझिए कि बिना वित्त मंत्री से राय लिए, बिना वित्त मंत्री से बात किए हुए बैंकों की राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर देना कितनी बड़ी बात होती है। उन्होंने ये सभी कार्य किए। तो उनको भी जब राष्ट्रपति बनाना था तो उन्होंने भी बीबी गिरी को उस समय जब बनाया गया तो उन्होंने कहा कि आप अंतरात्मा की आवाज पे मतदान कीजिए, अंतरात्मा की आवाज पे मतदान कीजिए। बीबी गिरी राष्ट्रपति हो गए और पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए, यानी नीलम संजीवन रेड्डी हार गए। और बीबी गिरी के नाम पे दो रिकॉर्ड है। जब राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली समझेंगे तो वहां पे हम लोग इस सभी चीजों को समझेंगे। लेकिन नीलम संजीवन रेड्डी यहाँ पे बस इतना समझिए कि सत्ता पार्टी के उम्मीदवार होने के बाद भी इस चीज को हार गए, मतलब वो उम्मीदवारी हार गए, चुनाव हार गए, बीबी गिरी राष्ट्रपति बने। लेकिन बीबी गिरी भी काफी परेशान किया करते थे इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा गांधी ने फिर ऐसे ही राष्ट्रपति को चुना जो उनके द्वारा, मतलब उनसे कोई जवाब सवाल अधिक न करें। जो बिल राष्ट्रपति जी के द्वारा भेजा जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति जी को भेजा जाता है, उसे वो स्वीकार करे, सहज मन से साइन करे। लेकिन बाद में जब इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई और फिर राष्ट्रपति चुनने का मौका जब मोरारजी देसाई को मिला तो उन्होंने नीलम संजीवन रेड्डी को ही मनोनीत कर दिया। और नीलम संजीवन रेड्डी जब देश के राष्ट्रपति बन गए तो उसी समय पता है कि मोरारजी की सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल पाई थी, फिर सरकार गिरी और इंदिरा गांधी की सरकार बनी। तो उन्हीं राष्ट्रपति के अनुसार से कार्य करना था, जो राष्ट्रपति काफी परेशान भी किए थे इंदिरा गांधी को। एकदम दौड़ा दौड़ा के नीलम संजीवन रेड्डी राष्ट्रपति भवन का चक्कर लगवाया करते थे उनसे कि सूचना आप दीजिए कि क्या कर रही है इस मुद्दे पे, और सूचना मांगना राष्ट्रपति का कर्तव्य और मुहैया भी करवाना चाहिए। फिर बारी आया अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रपति चुनने की। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे राष्ट्रपति चुनने के लिए आगे आए तो उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम को चुना। और जब उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को चुना तो इसके पीछे का दो उद्देश्य था। एक उद्देश्य था कि देश के युवाओं में एक संदेश दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति, भारत का एक गरीब से गरीब व्यक्ति, जो सबसे समाज का निचला व्यक्ति है, अगर वो भी शिक्षा का सहारा ले और शिक्षा का सहारा लेकर ऊपर उठे तो वह देश के सबसे प्रमुख पद पे बैठ सकता है। और दूसरा कारण यह था उनको चुनने के का कि वह मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे, देश को परमाणु बम दे चुके थे और संविधान के ज्ञाता थे। तो इसलिए अटल जी को लगा कि अगर यह राष्ट्रपति के पद पे होंगे तो एक तो राष्ट्रपति पद की गरिमा बनी रहेगी और दूसरा या जब हमको मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा सूचना मांगी जाएगी तो हम उपलब्ध कराएंगे और गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। अब आई बारी हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की। तो जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनना था तो ये भी कड़े मतलब काफी बहुमत के से आए थे। तो जब इनको चुनना था तो इन्होंने किनको चुना? जब राष्ट्रपति की उम्मीदवारी की बात हो रही थी तो लाल कृष्ण आडवाणी की नाम की चर्चा प्रमुख थी कि लाल कृष्ण आडवाणी होंगे देश के राष्ट्रपति। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी का अनुभव प्रणब मुखर्जी के साथ कार्य करने का था वह थोड़ा सा खराब अनुभव था,
क्योंकि प्रणब मुखर्जी एक तो काफी सीनियर नेता थे, संविधान के ज्ञाता थे, और प्रणब मुखर्जी सर ने इतना उनको परेशान किया था कि हर एक मुद्दा पे, हर एक बिल के संबंध में मतलब सूचना मांग मांग कर परेशान कर दिया था नरेंद्र मोदी जी को, और मोदी जी सूचना उपलब्ध भी करवाते थे क्योंकि वह काफी सीनियर नेता थे। तो हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी को ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं चाहिए था कि या मतलब उनसे सूचना मांगे, और इतनी सूचना मांगे कि वह बार बार राष्ट्रपति भवन की ओर ही उनकी गाड़ी घूमे और महीना में कम से कम 10-15 बार सूचना पहुंचाने ही पहुंचे। और जब लाल कृष्ण आडवाणी बैठते तो एक तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत सीनियर लीडर है, राजनीतिक गुरु हैं और संविधान के विशेषज्ञ हैं। तो इन सभी विशेषज्ञता के कारण वह तो प्रश्न पूछते, और जब प्रश्न पूछते तो इनको उपलब्ध करवाना पड़ता। तो इसलिए इन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं होंगे, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, और मोदी जी को ऐसा राष्ट्रपति चाहिए था कि जो उनके अनुसार से मतलब जो वो उनके द्वारा अगर 12 बजे रात को भी कोई बिल भेज दिया जाए, कोई सलाह भेज दिया जाए, तो राष्ट्रपति जी उसमें बिना देखे हुए, बिना समझे हुए साइन कर दें कि यह प्रधानमंत्री का निर्णय है, सही निर्णय होगा। यह बात था। कोई ज्यादा सलाह वाला के संबंध में, कोई ज्यादा विधेयक वगैरह के संबंध में हमको सूचना न देनी पड़े। और एक था कि एक दूसरा इसका कारण था कि एक देश के दलित राष्ट्रपति हो। तो ये भी दोनों कारण भी सही था, दोनों तर्कसंगत था, लेकिन एक नंबर कारण थोड़ा ज्यादा प्रमुख था, दूसरा कारण थोड़ा कम प्रमुख था। तो यह बात है। तो जो ये अनुच्छेद 78 का प्रयोग है, यह जो इस प्रधानमंत्री के पद पे बैठे होते हैं ना, उन पे निर्भर करता है कि इस अनुच्छेद का प्रयोग कैसे होगा। तो जो आज हम लोगों ने चर्चा किया, यह चर्चा संघ कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में जो राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्ति है, इसके विषय में हम लोगों ने आज चर्चा किया। अगले सेशन में हम लोग राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति के संबंध में चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें।